मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी, सुप्रीम कोर्ट पे चर्चा हुई थी। उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, पिछली क्लास में चर्चा की थी। जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, मैंने इसकी स्थापना के विषय में बताया था। मैंने आपको बताया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774। ठीक है। कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, परंतु वह हमारा आज का उच्चतम न्यायालय नहीं है। ठीक है। क्यों नहीं है? मैंने कारण बताया था, क्योंकि इसके निर्णय के खिलाफ हम प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। उच्चतम का मतलब उसके बाहर कहीं अपील हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए यह उच्चतम नहीं था। उसके बाद मैंने आपको बताया था 1937 में, ठीक है, एक संघीय न्यायालय बना था। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय जो था उसे भी हम उच्चतम न्यायालय नहीं कह सकते, क्योंकि इसके निर्णय के खिलाफ ठीक है, कहाँ अपील की जा सकती थी? लंदन के प्रीवी काउंसिल में। जो यह उच्चतम न्यायालय है, इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950। ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाता है इधर, जैसे तुमसे पूछ लेता प्रश्न, भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अगर मैं पूछूं भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताओ जिसने त्याग पत्र दे दिया, तो कहोगे कोई नहीं। अगर तुमसे यह प्रश्न पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के उस न्यायाधीश का नाम बताओ जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई, सुप्रीम कोर्ट के उस न्यायाधीश का नाम बताओ जिसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। क्या नहीं पूछा जा सकता है? पूछा जा सकता है। तो कौन कौन है? हाँ, नमस्ते बेटे। कार्यकाल के दौरान बताए किसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान? हाँ, हीरालाल जेकानिया। वेरी गुड, हीरालाल जेकानिया। और ये पहले चीफ जस्टिस थे। अगर पूछा जाए भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जेकानिया। और इनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हुई। हीरालाल जेकानिया की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। अगर तुमसे पूछा जाए और कोई था? यस मुखर्जी। बिल्कुल बात सही है। ठीक है, यस मुखर्जी की भी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। ठीक है। अगर तुमसे यहीं पर प्रश्न किया जाए, ठीक है, इधर अगर मैं पूछूं त्याग पत्र किसी ने दिया? त्याग पत्र, जैसे किसी राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया? नहीं दिया। ठीक है। क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश ने त्याग पत्र दे दिया? बताएं। के.एस. राव, सही है। के.एस. राव। और कोई? और है R.S. पाठक।
और एक मुखरिजा भी है, 3 लोगों ने त्यागपत्र दिया है। अगर तुमसे यही प्रश्न पूछा जाए कि क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग चलाया गया, इम्पीचमेंट, महाभियोग, वैसे इस शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के संदर्भ में होता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया शब्द का उल्लेख होना चाहिए, पर ज्यादातर लिखा रहता है महाभियोग, ठीक है। तो महाभियोग जो है चलाया गया किसी राष्ट्रपति को, किसी न्यायाधीश पर नहीं, किसी पर, किसी को भी महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं गया, परंतु एक जस्टिस ऐसे हुए हैं, ठीक है, जिन पर महाभियोग चलाए जाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाया गया। अभी 2 साल पुरानी बात है। महाभियोग चलाने का प्रस्ताव लाया गया, परंतु प्रस्ताव पास ना हुआ। चलाए जाने के लिए प्रस्ताव लाया गया पर प्रस्ताव पास नहीं हुआ। कौन कौन? चीफ जस्टिस कौन? नहीं पता है? दीपक मिश्रा, सही है, दीपक। ऐसा तो नहीं रजिस्टर वगैरह ओपन है, ठीक है, दीपक मिश्रा, ठीक है। कौन है दीपक मिश्रा? यस एन शुक्ला, ये हाईकोर्ट के, सर इसमें लोकसभा का प्रस्ताव के साथ भी रावण स्वामी नहीं, दीपक मिश्रा एस एन शुक्ला, ठीक है। जरा बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट पे, देखें, नोट कर लिया ना, आप साथ साथ में नोट करते रहे। हाँ पूछो। त्याग करके जो क्या भैया? त्याग का तीसरी किसने दिया था? तीसरा किसने दिया था? हाँ मुखरिजा, यस मुखरिजा। हाँ इधर समझिए जरा, सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है, गठन का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 124, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कुल कितने होंगे? न्यायाधीश नहीं, जब गठन की बात करें, ठीक है, न्यायाधीश 1+7 बराबर, ठीक है। भारतीय संविधान में यही लिखा हुआ है, ठीक है। वर्तमान में, आज के समय में वर्तमान में क्या है? वर्तमान में 34 है, 33+1, ठीक है। समझिए जरा, संसद क्या करती है? संसद को अधिकार है, नोट, संसद में विधि के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर वृद्धि की है। इसके लिए संविधान संशोधन नहीं होता है।
समझिए इधर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में आज के समय में कितने 34 हैं, 34 की संख्या का निर्धारण जो है संसद ने किया, ठीक है। संसद ने किया तो किसी भी तरीके से संविधान संशोधन नहीं हुआ, संविधान संशोधन नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं हुआ, ठीक है। संसद अपने अनुसार जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती रही, ठीक है। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार किसके पास में है, तो संसद के पास है। किसके पास है, भारतीय संसद के पास है। संसद क्या करती है, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती है। देखिए इधर 1950 में न्यायाधीश कितने थे, 8, और 1956 में न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई, ठीक है, 11, और 1960 में कितनी हो गई, 14, ठीक है। 1978 में कितनी हो गई, 18, और 1986 में कितनी हो गई बताओ, 26, और 2008 में कितनी हो गई, 31, और 2019 में कितनी हो गई। संसद ने समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है। अगर मुझे कहा जाए कि भारतीय संविधान में आज कितना प्रावधान है, तो आज भी प्रावधान कितना है, आज भी प्रावधान यही है, ठीक है। संविधान तो यही कह रहा है, परंतु संसद ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या में क्या किया है, वृद्धि। समय समय पर भारतीय संसद ने न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है डिटेल, ये डिटेल कभी न कभी पूछा जाता है, कृपया इसे नोट कर लें। 17 कभी नहीं लिखा मैंने, देखिए 14 है, फिर 18 है, देखा भैया। अब बात कर लेते हैं जो न्यायाधीश हैं, इधर आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा बताएं। इधर अगर तुमसे पूछा जाए आयु सीमा, आयु सीमा, यहीं पर अगर न्यूनतम बात करें, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, जैसे 35 वर्ष निर्धारित नहीं है, इनका कहना है, एक का कहना है, ठीक है 35, एक का कहना है निर्धारित नहीं है, ठीक है। अगला कोई बताए, हाँ निर्धारित नहीं है। अब तुम्हारे बोर्ड का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, निर्धारित नहीं है न्यूनतम आयु सीमा, ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा उसकी निर्धारित नहीं है। जैसे मास्टर बनने के लिए आयु सीमा आपकी निर्धारित है, निर्धारित है कि नहीं है, ठीक है। जैसे हर चीज के लिए आयु सीमा निर्धारित है, ठीक है, पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं है। अगर पूछा जाए अधिकतम क्या है, अधिकतम क्या है, 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर तुमसे यही पर प्रश्न पूछा जाए, ये तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में है, अगर हाई कोर्ट के संदर्भ में अधिकतम पूछे, अधिकतम क्या बताओगे, 62, बिल्कुल सही है, ठीक है 62। कहीं कहीं किताबों में लिखा रहता है 65 दिया रहता है, बिल्कुल गलत दिया है, ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। अब यहीं पर हम चर्चा करते हैं, जो नियुक्ति होगी, नियुक्ति कैसे होगी। सुप्रीम कोर्ट का आप न्यायाधीश बनना चाहते हैं और उनकी नियुक्ति कैसे होगी बताएं। राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। इधर किसके परामर्श से करेगा? राज्यपाल। क्या उच्च न्यायाधीश नहीं? उच्च न्यायाधीश मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति किससे परामर्श लेगा? वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श लेगा, ठीक है। जरा यहां पर देखें, चर्चा करें। इधर बात कर लेते हैं जो इनकी नियुक्ति होगी, जरा नियुक्ति के बारे में देख लें। इधर 1993 तक ये नियम था, ठीक है। राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, सलाह किसकी लेंगे? मंत्री परिषद। समझिए, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे, किसकी सलाह पर करेंगे? मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति करेंगे। समझिए जरा, मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति करेंगे। कब तक? 1993 तक ये नियम था, ठीक है। जैसे मान लो मंत्री परिषद ने किसी की सिफारिश की, राष्ट्रपति ने क्या किया? उसे ही भारत का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना दिया, ठीक है। 1993 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक एसपी गुप्ता केस में, एसपी गुप्ता वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर, कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर। तुम इनके डाल पाए उसमें कैसे डाले? इसे बोला ये कैसे होना चाहिए? कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। नियुक्ति कैसे होगी? कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर होगी। और कोलेजियम में कौन होगा? कोलेजियम में 5 लोग होंगे, ठीक है। अगर 5 में बात करें 1+4 होगा। 1+4 का मतलब समझ गए? एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर न्यायाधीश होंगे, 4 सीनियर न्यायाधीश होंगे। इधर ये अपनी सिफारिश करेंगे, इस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाए। ये किसे सिफारिश देंगे? भारत के राष्ट्रपति को देंगे, और राष्ट्रपति क्या करेगा? उसे ही न्यायाधीश, राष्ट्रपति उसे ही क्या बना देगा? न्यायाधीश बना देगा। समझे? इधर मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। आज भी आपको यही लगाना है, राष्ट्रपति करता है। बात आ जाती परामर्श। राष्ट्रपति 1993 से पहले की बात करें, किससे परामर्श लेता था? मंत्री परिषद से। 1993 में एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया, एसपी गुप्तावाद। एसपी गुप्तावाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मंत्री परिषद के परामर्श से नियुक्ति नहीं होगी, नियुक्ति कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर होगी। और कोलेजियम व्यवस्था में टोटल कितने न्यायाधीश होंगे? 5। अगर बात करें 4+1, ठीक है। अब ये लोग जिसका सुझाव देंगे, अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है? मंत्री परिषद की जगह क्या आ गया? कोलेजियम। मंत्री परिषद की जगह क्या आ गया? कोलेजियम आ गया। इधर इन लोगों ने क्या किया? किसी का सुझाव दिया और राष्ट्रपति ने उसे क्या कर दिया? न्यायाधीश, ठीक है। बस इतना ही हुआ, ठीक है। एक हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, नाम है KR नारायण। KR नारायण,
राष्ट्रपति को अधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ले सकता है किस अनुच्छेद में कहा गया? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, किस अनुच्छेद में कहा गया? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, परामर्श ले सकता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? पता है? नहीं पता? किसी को नहीं पता? 143। ठीक है, किसमें कहा गया है? 143, अनुच्छेद नंबर 143। इधर अनुच्छेद नंबर 143 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। और राष्ट्रपति कौन है इस समय? के.आर. नारायण। और के.आर. नारायण ने 141 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। क्या मांगी? कहा कि कोलेजियम ने अगर सुझाव दिया, इधर समझो, इधर कोलेजियम ने सुझाव दिया और उसे अगर हम नियुक्त ना करना चाहें, उसका नाम हम वापस भेज सकते हैं। तो कोलेजियम ने कहा बिल्कुल भेज सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल भेज सकते हैं, परंतु एक से अधिक बार ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कोलेजियम ने किसी व्यक्ति का सुझाव दिया, सुझाव राष्ट्रपति के पास गया और राष्ट्रपति ने फिर से उस सुझाव को वापस भेज दिया। ऐसा राष्ट्रपति केवल एक बार कर सकता है। ऐसा राष्ट्रपति केवल एक बार कर सकता है। ठीक है, अगर कोलेजियम ने फिर से उसके नाम का सुझाव दिया तो राष्ट्रपति को उसकी नियुक्ति करनी पड़ेगी। ठीक है, अब समझो इधर, हमने कहा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। पहले भी करते थे, आज भी करते थे। पहले 1993 से पहले किससे परामर्श लेते थे? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो बताती, जिसे मंत्रिपरिषद ने राय दी, राष्ट्रपति ने वही किया। परंतु 1993 में एसपी गुप्ता वाद आया। वो एसपी गुप्ता वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, मंत्रिपरिषद से नियुक्ति नहीं होगी, अब कोलेजियम व्यवस्था से होगी। तो कोलेजियम व्यवस्था में क्या था? 5 न्यायाधीश थे, 4+1। ठीक है, ये लोग जिसके नाम का सुझाव देते थे वही व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता था। हाँ, किसी मतलब पार्टी में जाना? नहीं, पार्टी यहाँ पर पार्टी का मतलब नहीं है। यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया गया। 5 लोगों का एक ग्रुप है और 5 लोगों में कौन कौन उस ग्रुप में होंगे? एक का मतलब मुख्य न्यायाधीश होगा, 4 जो होंगे वो सीनियर न्यायाधीश होंगे। ठीक है, ये जो सुझाव देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को क्या बनाएगा? ठीक है, भारत का न्यायाधीश इधर। तो उसके बाद क्या होता? के.आर. नारायण ने अपने अधिकार का प्रयोग किया और पूछा सुप्रीम कोर्ट से, क्या हम उस नाम को वापस भेज सकते हैं? ठीक है, उस सुझाव को ना माने तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल आप ऐसा एक बार कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं? एक बार कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या था इधर, जैसे ये बात हुई, एक न्यायिक समीक्षा आयोग का गठन किया गया 2002 में। 2002 में न्यायिक समीक्षा आयोग, कब? 2002 में। ठीक है, M.N. चिलैया के अध्यक्ष में। ठीक है, समझिए जरा, न्यायिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अच्छा, आप ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अभी लिख देते हैं। देखिए, अब 2002 का समय है और केंद्र में सरकार किस पार्टी की है? भारतीय जनता पार्टी की। एनडीए की सरकार है और इस समय जो है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, इन्हीं के समय की बात है, एक न्यायिक समीक्षा आयोग का गठन हुआ। ठीक है, और इसके अध्यक्ष बने
ये मैन चले गया, ठीक है, इसके अध्यक्ष बने। इन्होंने क्या कहा पता है, इन्होंने कहा ठीक है, सुझाव दिया, ठीक है, सुझाव दिया। सुझाव देने के बाद इन्होंने कहा न्यायिक नियुक्ति आयोग हो। जैसे तुम देखते हो सिविल सेवकों की नियुक्ति करने के लिए, ठीक है, सिविल सेवा आयोग, ठीक है, लोक सेवा आयोग, उन्होंने कहा न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश आयोग, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार एक शिक्षा आयोग का गठन करने जा रही है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि एक न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए एक न्यायिक नियुक्ति आयोग होना चाहिए, ठीक है। अब इनकी जब तक रिपोर्ट आती तब तक जो है वो अटल जी के बजाय मनमोहन जी आ गए। मनमोहन जी ने विचार किया, तो जब तक मनमोहन जी ने क्या किया, ठीक है न्यायिक नियुक्ति आयोग आएगा, इन्होंने पेश किया सदन में, पेश करने के अनुसार। अच्छा, जीएसटी पेश करने के अनुसार कानून 122वां सदन में पेश, और जीएसटी संविधान संशोधन कौन सा है, 101वां। पेश करने के अनुसार 122वां और बनने के अनुसार कैसे 101वां, ठीक है। जीएसटी से पहले ये पेश किया गया, कौन सा, न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है। तो पेश करने के अनुसार इसका क्रम क्या था, 121वां, ठीक है। ये जीएसटी वाला पेश किया गया, वो सॉरी न्यायिक नियुक्ति आयोग पेश किया गया मनमोहन सिंह की सरकार में। पता है सबसे ज्यादा विरोध किसने किया, बीजेपी ने, और विरोध किया, ये पास ही नहीं हुआ, ठीक है, पारित ही नहीं हो पाया। इसके बाद 2014 आया, 2014 में प्रधानमंत्री कौन बना, ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बने, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री बने। तो इन्होंने कहा ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करेंगे, ठीक है। तो ये जो पेश इन्होंने क्या किया, 99वां संविधान संशोधन किया, 99वां संविधान संशोधन किया, और 99वां संविधान संशोधन करते हुए, ठीक है, इन्होंने कहा न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया, ठीक है। वर्तमान जो सरकार है उसने क्या किया, 99वां संविधान संशोधन किया, उसके द्वारा क्या किया गया, न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया। अब गठन हो गया, अब क्या होगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, कोलेजियम से नहीं होगी, न्यायिक नियुक्ति आयोग से होगी। तो क्या था, सुप्रीम कोर्ट, जैसे तुम देखते हो कॉलेज में एक यूनियन होती है, ठीक है, एक रेलवे का यूनियन होता है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में एक संघ था, सुप्रीम कोर्ट ये एसोसिएशन एक संघ था, उस संघ ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, ठीक है। किसने, संघ ने केस कर दिया, कहाँ केस किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जब केस हुआ तो समझो इधर मामला किससे संबंधित है, 1 + 4 5, ये पांचों कौन है, सीनियर, एक चीफ जस्टिस है और 4 सीनियर है। तो केस सबसे पहले इन लोगों के पास पहुंचा, तो इन लोगों ने कहा हम तो इसमें शामिल हैं और हम इसकी सुनवाई नहीं कर सकते, ठीक है। एक न्यायाधीश थे जिनका नाम था केहर, ठीक है, JS केहर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके बेंच पे पढ़ा, इन्होंने पूरा देखा और देखते हुए क्या कर दिया, पूरा का पूरा रद्द कर दिया, ठीक है। इस संविधान संशोधन को ही रद्द कर दिया, 99वें संविधान संशोधन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। जैसे कैंसिल किया तो इसके द्वारा किए गए कार्य भी क्या हो गए, ये न्यायिक नियुक्ति आयोग भी समाप्त हो गया। इन्होंने आधार क्या बताया, कहा ये मूल आधार है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। अर्थात अब न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था क्या है, कोलेजियम व्यवस्था ही है,
नियुक्ति कैसे होगी? कोलेजियम व्यवस्था के द्वारा ही नियुक्ति होगी। समझे कि नहीं समझे? देखें इतना आसान नहीं है, ठीक है, हमारी बात समझे इधर। इतना आसान नहीं है कि हम उसको जब तक नहीं समझेंगे, एक बार अगर समझ लेंगे जीवन पर्यंत याद रहेगा। एक बार अगर समझ लेंगे तो जीवन पर्यंत याद रहेगा। पढ़ाने वाले इतने टीचर बाहर भी पढ़े होंगे, बहुत से लोग गए होंगे इधर उधर, पर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाता है? कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होता है, ठीक है। आधा रट करके आता, आधा देखता, फिर इधर उधर बोलता है, खुद कंफ्यूज है, दूसरे क्या बताए। तुम दिल्ली नहीं गए हो, तुमसे रास्ता पूछे, तुम इधर फोन सर्च करोगे, गूगल मैप देखोगे, फिर आधा बताया, खुद ही नहीं पता, दूसरे क्या बताओगे। तो मेरा कहने का मतलब है एक बार खुद समझें, ठीक है, फिर से हम तुम्हें बताते एक बार पूरा, ठीक है। अगर तुमसे कहे न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगर इससे भी जानना चाहे किस आधार पर कैसे करता है, कह दो आज के समय में कोलेजियम के आधार पर करता है, 1993 से पहले मंत्रिपरिषद करता है। वेरी गुड। अच्छा, उसके आगे वो अगर पूछना चाहे तो कहो 1993 में एक ESP गुप्ता का वाद था, और उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए, ठीक है। इधर कोलेजियम व्यवस्था के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होनी चाहिए। जैसे ये बताओ, अगर वो पूछे कोलेजियम व्यवस्था में कुल न्यायाधीश कितने, तो 5। अगर वो उसमें जानना चाहे तो कह दो 1+4। अगर तुमसे पूछे कहे कि क्या कोलेजियम की सिफारिश को राष्ट्रपति वापस कर सकता है, कह दो यस कर सकता है एक बार। फिर उसको ये भी बता दो, एक बार ऐसा था KR नारायण ने अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 143 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी कि क्या हम नाम वापस भेज सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस, केवल आप ऐसा एक बार कर सकते हैं किसी केस में, ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ एक न्यायिक समीक्षा आयोग आया, ठीक है, यमन चलैया जिसके अध्यक्ष थे, ठीक है। इन्होंने कहा एक न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो न्यायिक नियुक्ति आयोग से होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे कांग्रेस ने पेश किया, बीजेपी ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद जब सरकार 2014 में मोदी सरकार बनी, तो इसने क्या किया है, 99वां संविधान संशोधन किया। जैसे तुम 100वां संविधान संशोधन याद है, बांग्लादेश के साथ सीमा बंटवारा, 101वां GST, ठीक है। उसी प्रकार 99वां संविधान संशोधन हुआ, और 99वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के संग लिख करके गए, ठीक है। और जैसे गया तो केहर जी ने उस पर कहर बनकर टूट गए और उसे क्या कर दिया, रद्द कर दिया। आज भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती, कोलेजियम, ठीक है। नोट कर लिया? अच्छा, मैंने ये तो तुम्हें बता दिया, ठीक है। मैंने बताया पहले कौन थे, कब कब न्यायाधीश बने, ठीक है, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, ठीक है, ये सब बातें मैंने कर दी। नियुक्ति कैसे होगी ये बातें हो गई। योग्यता क्या होनी चाहिए, योग्यता हाई कोर्ट में तो 10 साल तक फेल होना चाहिए। क्या? हाई कोर्ट में 10 साल तक उसने वकालत की हो, हाँ, और या तो मतलब 5 साल तक वो जज रहे। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? राहुल पाल खड़े हो। कोई ऐसा न्यायाधीश बताओ जो वकील था, कोई ऐसा न्यायाधीश बताओ जो वकील था। हाँ, मतलब जो 10 साल तक उसने मतलब हाई कोर्ट में वकील रहे, हाँ, और ये 5 साल तक वो जज रहे। सही है, तो थोड़ा और सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे कि हाई कोर्ट में लगातार 5 साल तक न्यायाधीश की नियुक्ति किया हो। वकालत की हो लगातार, जैसे तुमने 8 साल की, फिर चले गए छुट्टी पर,
बच जाओ भैया। हाँ इधर योग्यता, लिखिए योग्यता जैसा इन्होंने बताया, ठीक है, लिख लो। नंबर 1 पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट भारत का नागरिक हो। वेरी गुड, सही है। सबसे पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक। दूसरी योग्यता क्या है? नहीं पागल है दिवाली मत जाओ ऐसे, मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनोगे तो पागल दिवाली आम बातें हैं, ठीक है। इधर देखिए दूसरी बात क्या है, एक हाई कोर्ट या एक से अधिक हाई कोर्ट, समझे? इधर जरा समझो, कभी कभी ये लाइनें लिखी रहती है हमें समझ में नहीं आता है और फिर हम पछताते रहते हैं। कोई हमसे पूछ लेता हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो इधर या तो इलाहाबाद हाई कोर्ट या कोई अन्य हाई कोर्ट, ठीक है, या दिल्ली हाई कोर्ट, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, नैनीताल हाई कोर्ट, कटक हाई कोर्ट, ठीक है, कोई भी, ठीक है। कितने हाई कोर्ट है इस समय? 25वां अमरावती। इधर एक हाई कोर्ट हो या एक से अधिक हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट में लगातार कम से कम, ठीक है। इधर शब्द समझो, पहले नकल मत करो बाद में, पहले समझो। इधर बढ़िया से बैठे, गर्मी हमको भी लग रही है, ठीक है। तुम लोग शारीरिक श्रम नहीं कर रहे, हम तो शारीरिक श्रम कर रहे हैं। इधर एक हाई कोर्ट हो या एक से अधिक हाई कोर्ट हो, लगातार रहे को कम से कम 5 वर्ष तक क्या रहा हो? जज रहा हो, ठीक है। इधर अगर आप एक हाई कोर्ट में मतलब मान लो इधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपने 5 साल तक जज रहे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हो। इधर या तो तुम दिल्ली में रहे, चंडीगढ़ भी रहे, ठीक है, और उसके बाद कटक भी रहे, कलकत्ता में रहे, मुंबई रहे, ठीक है, इतनी जगह रहे लगातार 5 साल तक, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ 5 साल तक रहे, ठीक है, कम से कम आप एलिजिबल हैं, ठीक है। किस लिए एलिजिबल है कि आप जो है अब, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। जैसे नहीं अभी आपसे कहा जाए अभी वैकेंसी एसएससी की आ रही 10+2 वाली, 10+2 का मतलब क्या है? इंटर पास होना चाहिए। इंटर पास हो गए तो आप क्या हो गए? एक उसका पॉइंट आप पूरा फिल कर रहे हैं। दूसरा, किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत की हो। कितने वर्षों तक वकालत की हो? 10 वर्षों तक उसने क्या किया हो? वकालत किया हो, ठीक है। और कोई योग्यता है? राष्ट्रपति की नजरों में सर अच्छे कानून, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की नजरों में अच्छे कानून की जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की नजरों में क्या हो? कानून का ज्ञाता हो, ठीक है। राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसे बना,
अच्छा, अब पॉइंट ये ऐसे तो बहुत लोग बने न्यायाधीश, ठीक है। पूछा जाए वकील से, अगर तुमसे कहें वकील से जज बने, कोई जज बना, वकील से जज, कोई महिला बनी? वेरी गुड, इंदु मल्होत्रा, ठीक है। देखो, वकील से जज बनी, प्रथम महिला कौन है? इंदु मल्होत्रा, इंदु मल्होत्रा। वकील से जज बनी इंदु मल्होत्रा, ठीक है। और पुरुष अगर पूछा जाए, और सीकरी, पहले सबसे पहले कौन बने? जे सीकरी, और यू ललित, यू ललित, जे सीकरी और यू ललित, यू ललित, ये लोग बन चुके हैं, ठीक है। हमने आपको योग्यताएं भी बता दी, पूरी प्रक्रिया बता दी, ठीक है। न्यायाधीश बनते हैं, ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा? क्या शपथ? नियुक्ति और शपथ, शपथ का भी उल्लेख अनुच्छेद नंबर 124। सर, नियुक्ति और शपथ और त्याग पत्र सर, ये तो राष्ट्रपति। हाँ, शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दिलाएगा। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ठीक है। काहे की शपथ लेंगे? संविधान के प्रति निष्ठा की, संविधान के प्रति निष्ठा की, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ भी लेंगे, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। शपथ जो लेंगे वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेंगे। इधर शपथ होगी संविधान के प्रति निष्ठा की होगी, हटाया जा सकता है, ठीक है, महाभियोग के द्वारा। पर ये याद रहे, इस शब्द का प्रयोग राष्ट्रपति के संदर्भ में ही किया, पर अभी तक किसी को हटाया नहीं गया है, अभी तक किसी को हटाया नहीं गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इतनी बात अनुच्छेद नंबर 124 में लिखी जो अभी तक मैंने बताई है तुम्हें, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 124, नियुक्ति कैसे होगी, कार्यकाल क्या रहेगा, ठीक है, हटाया कैसे जाएगा, योग्यताएं क्या होंगी, शपथ कौन दिलाएगा, ये समस्त बातें मैंने जितनी बताई वो सब किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 124, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 125, अनुच्छेद नंबर 125, अनुच्छेद नंबर 125 में क्या है? वेतन, वेतन, कितना वेतन मिलता है? 2,80,000। मुख्य न्यायाधीश 2,80,000 प्रतिमाह या प्रतिवर्ष? प्रतिमाह, ठीक है। प्रतिमाह इतना रुपया, 2,80,000 रुपये, 2,80,000 रुपये एक महीने में मिल जाता, तुरंत ले जाता। इधर आने जाने रहने की व्यवस्थाएं समझिए, इधर आने जाने रहने की सब व्यवस्था, फोन वोन सब, ये सब सुविधाएं
इधर जिधर पूछ जिधर निकलते हैं सब बे क्लास की सुविधाएं हैं। ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा हूँ, बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को वेतन 2 लाख, बढ़िया सुविधाएं हैं। और न्यायपालिका देश का मंदिर समझिए। भाई न्याय मिल रहा है, ठीक है, न्याय मिल रहा है, न्यायमूर्ति, ठीक है। तो नहीं, भगवान की संज्ञा दी जाती है। भगवान की संज्ञा पहले टीचर को दी जाती है। टीचर तो निर्माण करता है, ठीक है। टीचर से फिर उसके बाद डॉक्टर है, ठीक है, फिर उसके बाद में न्यायाधीश, ठीक है। अगर बात की जाए अन्य न्यायाधीशों को, 2,50,000 प्रति माह, ठीक है। दिया किससे जाता है? भारत की संचित, भारत की संचित। अच्छा, और भी जान लें, इनके उसमें पैसे के संदर्भ में, ठीक है, संसद में किसी भी प्रकार का मतदान किसी भी प्रकार का भारित नहीं, ठीक है, मतदान नहीं होगा, ठीक है। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 126। अनुच्छेद नंबर 126 में क्या कहा गया है? ठीक है, अनुच्छेद नंबर 126 में, ठीक है, कहा गया है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश समझिए जरा। जैसे मान लो इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरे इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। पदक्रम की कौन सा है? पदक्रम 50वां, ठीक है। मान लो ये छोड़ देते हैं, सीट खाली हो जाती है, तो जो कार्यवाहक बनेगा तुरंत बनाया जाएगा कार्यवाहक। कौन बनाएगा कार्यवाहक? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तुरंत कार्यवाहक नियुक्त करेंगी, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाता है कार्यवाहक न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये चीज समझ गए? देखिए अनुच्छेद नंबर 127, अनुच्छेद नंबर 127 तदर्थ न्यायाधीश। इससे प्रश्न बहुत ज्यादा आता है, स्टार लगा लीजिए, इससे स्टार लगा लीजिए, बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है, इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा न होने पर, सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा न होने पर, सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा न होने पर कोरम पूरा न होने पर, कोरम पूरा न होने पर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से, राष्ट्रपति के परामर्श से, राष्ट्रपति के परामर्श से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।
तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। ये सर बता दीजिए। हाँ, इधर जैसे इस समय कितने हैं, 33 प्लस 1 है, 34 है। क्या करेंगे? इधर 33 प्लस 1 34 है। जैसे तुमने कोरम पढ़ा होगा लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए मेंबर। जैसे मान लो क्लास का नियम है, तुम लोग 100 लोग हो, अब तुम अकेले आओ एक दिन, कौन एक क्लास चलनी चाहिए, क्या क्लास चलेगी? क्लास का मान लो नियम बना दिया गया है, कम से कम 1/10 सदस्य जरूर हो। 1/10 का मतलब क्या है, 10 लोग जरूर होने चाहिए, तभी क्लास चलेगी। उसी प्रकार जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति। सर ये तदर्थ बता दीजिए। वो कुछ समय के लिए न्यायाधीश रखेगा, ठीक है। नोट करके लिखें, यही से प्रश्न आता है, नोट करके लिखें, तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था हाई कोर्ट में नहीं होती है। तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था हाई कोर्ट में नहीं होती है। तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था हाई कोर्ट में नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद नंबर 128, अनुच्छेद नंबर 128 सेवा निवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के परामर्श से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है कुछ समय के लिए। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कुछ समय के लिए कर सकता है। ये उस समय की जाती है जैसे कार्य की अधिकता है, तो उस समय नियुक्ति की जा सकती है। अनुच्छेद नंबर 129 बहुत महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। चलिए कोई इसका अर्थ बताए। इसका मतलब जैसे जो एक फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, तो उसका वो एक रिकॉर्ड में रखा जाएगा। और रिकॉर्ड तो सब रखे जाते हैं, कोर्ट के भी जाते हैं, इसका मतलब आगे कोर्ट के भी रखे जाते हैं। सुनाया नहीं, जाएगा। हमारी बात सुनिए ना। जैसे आपने कहा रिकॉर्ड में रखे जाते हैं, तुम जिला न्यायालय में गए हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हो, बंद है ना, थोड़ी थोड़ी कभी जाते हैं, उसमें बीच रास्ते से भी नहीं मिलते। रास्ते तो गए हैं, मतलब बट इधर हर कोर्ट के पास एक रिकॉर्ड रूम होता है, वो वहाँ आपकी फाइल, आपका डिटेल सब रहता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है।
नहीं सर, इसका फैसला जो अब उसमें रखा जाता है तो आगे जो इसी के मतलब जो मुताबिक जो केस आते हैं ना तो उसके ये फैसला मतलब देखा जाता है कि ना ऐसा कुछ सुनाया तुमने। हाँ, तुम बताओ यार, और कोई तुम लोग बोलो और बोलना आलिया नहीं, मतलब नाम में संशोधन हो गया क्या? हमारे क्या किया जाए, हिंदी है ना, हिंदी में संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली परिवर्तन ही तो हुआ। पाली का अर्थ क्या है? प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, फिर सौजन्य अपभ्रंश, फिर हिंदी, फिर और परिवर्तन। हाँ बताओ, बताइए। तुम्हारी बात सही है पर थोड़ा और सही करो उसे, पता देखें। अभिलेखीय न्यायालय इसके निर्णय जो हैं निम्न अदालतों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके निर्णय जो हैं क्या मानेंगे जाएंगे? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी निर्णय में कहा कि ऐसे केसों में बाहर से वेल हो जाएगी, ठीक है, तो तुम हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगा दो, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप इनको जो है बाहर से कर दीजिए। इनके निर्णय जो है ना साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभिलेखी न्यायालय हाई कोर्ट भी है। तुम कह देते हो ये हाई कोर्ट ने निर्णय दिया इसलिए इन्हें छोड़ दो, ठीक है। अभिलेखीय न्यायालय, ठीक है, अभिलेखीय न्यायालय समझ गए, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। अनुच्छेद नंबर 130 लिखिए, अनुच्छेद नंबर 130 ये क्या कहता है? लिखिए, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहां होगा? नहीं लिखे, ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 130 में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की जो बैठक है दिल्ली के बाहर भी हो चुकी, एक बैठक हैदराबाद में हुई और एक बैठक जो है श्रीनगर में हुई। दो अलग अलग जगह बाहर, दिल्ली से बाहर भी बैठकें हो चुकी। दिल्ली के बाहर बैठक कैसे होती है? दिल्ली के बाहर बताएं, दिल्ली के बाहर बैठक कैसे होती है? एग्जाम में पूछा भी जाता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली के बाहर कहीं हुई है? किन शहरों में हुई है? ठीक है, हैदराबाद और श्रीनगर। इधर समझिए सौरभ, अगर दिल्ली के बाहर बैठक होना है कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति करेगा, समझ रहे हैं? इधर दिल्ली के बाहर बैठक होना है, बैठक का आयोजन तो चीफ जस्टिस ही करेगा, परंतु चीफ जस्टिस इसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। इधर राष्ट्रपति नोट करें, देखिए, राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति की अनुमति से भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली से बाहर बैठक का आयोजन कर सकता है। दिल्ली से बाहर बैठक का आयोजन कर सकता है, बैठक का आयोजन कर सकता है। दिल्ली से बाहर बैठकें अभी तक दो हुई हैं, एक हैदराबाद और एक श्रीनगर। एक हैदराबाद और एक श्रीनगर। और एक श्रीनगर।
ठीक है। जैसे जैसे दिल्ली के बाहर बैठक, अभी तुमने वो पढ़ा होगा, अभी पेपर में आया हुआ है वो, जैसे नहीं आपके अंक पत्र पे नाम वगैरह डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाना है तो एक कैंप लगेगा GIC में, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही अगर लगा केस वहीं निपटाया जाए तो एक बार श्रीनगर में, एक बार हैदराबाद में बैठक आयोजित। इधर अगला लिखिए क्षेत्राधिकार, है ठीक है। क्षेत्राधिकार देखिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद नंबर 131, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद नंबर 131, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इधर समझिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन से वाद आते हैं, जैसे दो राज्य, एक या दो से अधिक राज्यों के आपसी विवाद, संघ व एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद। क्यों बात पीछे कर रहे हैं? इधर जैसे मान लो दो राज्य उत्तर प्रदेश बिहार के बीच में मतभेद हो गया, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। मान लो भारत संघ केंद्र और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद हो गया, वो आ जाएगा। केंद्र यूपी बिहार के बीच में विवाद हो गया, वो आ जाएगा, ठीक है। ऐसे विवाद कहाँ जाएंगे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, और उसका निर्णय कौन देगा? भारत का सुप्रीम कोर्ट। वही निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। इधर परंतु नोट, केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य के वाद नहीं आते हैं, ठीक है। इधर अगर यहीं पर पूछा जाए, जैसे मैंने कहा दो राज्य आपस में लड़ गए, उनके बाद आ गए, ठीक है। केंद्र राज्य लड़ गए, उनके बाद आ गए, ठीक है। परंतु ये याद रहे, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र के विवाद नहीं आते प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। क्यों नहीं आते? क्योंकि केंद्र में राष्ट्रपति ही शासन करता है, ठीक है। इधर नोट करके लिखे, इतना नोट कर लिया। लिखा है केंद्र व केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य के वाद नहीं आते। संघ व एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद आते हैं, ठीक है। अब समझिए जरा, नोट करके लिखे, नोट तो लिखे, ये दूसरा पॉइंट लिख लें। लिखे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, वही वाद आते हैं जिनके अंतर्गत विधि का प्रश्न सम्मिलित हो,
जिनके अंतर्गत विधि का प्रश्न सम्मिलित हो। अनुच्छेद नंबर 132 अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद नंबर 133। ये आवाज आ रही, पागल है कोई क्या? सही बता एकदम। दीवानी अपील। अनुच्छेद नंबर 134 फौजदारी अपील। अनुच्छेद नंबर 135 सैन्य अपील। अनुच्छेद नंबर 136 विशेष अपील। अच्छा बोल दें। देखिए अनुच्छेद नंबर 132 अपीलीय क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद नंबर 133 दीवानी मामलों में अपील। अनुच्छेद नंबर 134 फौजदारी मामलों में अपील। फौजदारी। और अनुच्छेद नंबर 135 सैन्य अपील। 136 विशेष अपील। जरा यहां पर समझ लें, एक शब्द आए हैं दीवानी और एक शब्द आया है क्या? फौजदारी। हम जानते होंगे मतलब कौन कौन जानता है? दीवानी फौजदारी। हाँ हाथ उठाओ जो जानते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने तो विलोम शब्दों का प्रयोग कर दिया। हाँ बताओ। सर दीवानी के अंतर्गत जैसे सर कोई वो क्या नाम मारतोड़ हो जाती है सर, दीवानी के अंतर्गत मारतोड़ हो जाती है सर। नहीं कोई बात नहीं, शांत रहे सर। मारपीट वाले जो मामले दर्ज किए जाते हैं और हाँ। फौजदारी के अंतर्गत कहा सुनी मामले सर दर्ज किए जाते हैं, किसी को वो गाली दे देता है या गलत शब्द कहता है, तो फौजदारी में क्या आएगा? यही सर जो मतलब किसी का कोई फिर अंतर क्या है? जब तुमने कहा यही आएगा उसमें भी नहीं सर, फौजदारी के अंतर्गत जैसे सर मारपीट के अलावा से कहा सुनी मारपीट। गलत शब्द कहते हैं, गाली वगैरह। अच्छा मारे ना, तुम्हारा कहने का मतलब अगर किसी ने मारा है तो दीवानी और नहीं मारा है तो फौजदारी। सही बात है इनकी। वो कह रहा नहीं। हाँ तुम बताओ। दीवानी के अंतर्गत राजस्व के भी मामले आते हैं। दीवानी के अंतर्गत राजस्व के मामले आते हैं। हाँ फौजदारी के अंतर्गत फौजदारी के अंतर्गत फौजदारी के अंतर्गत क्या क्या है? गर्मी तो बहुत ज्यादा है, क्या किया जाए? हाँ बताइए। तुम्हारी बात तो बिल्कुल गलत है। हाँ राजस्व कहा, जमीन से जुड़े मामले आ गए। फौजदारी में मारपीट वाला नहीं। ये सब देखे इधर, इन सब बातों का प्रयोग वो करता है जिसे पॉलिटी से मतलब नहीं होता है। इधर जिसे पॉलिटी से मतलब नहीं वो व्यक्ति प्रयोग करता है। हाँ तुम्हें पता है? नहीं तुम्हें पता है? दीवानी फौजदारी दीवानी में व्यक्ति व्यक्ति के बीच का बिल्कुल सही है। दीवानी में लड़ता कौन है? व्यक्ति और व्यक्ति। और फौजदारी में कौन लड़ता है? व्यक्ति और राज्य सार्वजनिक। व्यक्ति और राज्य अंतर है, वह इतना ही बताएंगे आज। सोचिए इधर दीवानी मामले, इधर समझो जरा। जैसे तुम अगर किसी से कह दोगे जा करके जिसका इससे संबंध नहीं होगा, वो तो पता क्या कहेगा जो तुमने बताया।
राजस्व या जमीन से संबंधित ये है, लड़ाई झगड़े वाला ये है। ठीक है, अगर तुमने पॉलिटी पढ़ी है तो तुम बिल्कुल जैसे इन्होंने बताया, व्यक्ति और व्यक्ति लड़ेगा तब दीवानी, व्यक्ति और राज्य होता है। समझिए, जरा समझिए इधर है क्या अंतर। जैसे व्यक्ति और व्यक्ति लड़े कब, व्यक्ति और व्यक्ति लड़ेगा कब, जैसे मान लो इधर ये तुम्हारा घर है इधर, और ये भाई का घर है, बंटवारा हुआ, उसने कहा नहीं ये होना चाहिए। ठीक है, तुमने कहा, तीसरे ने कहा नहीं ऐसे से बांटो। ठीक है, बंटवारा भी बहुत प्रकार का होता है। इसको बांटना है, तुमने कहा नहीं बीच बीच से बांट लो, उसने कहा ऐसा करो ना, आधा ऊपर का हमें दे दो, नीचे वाला आधा तुम ले लो। ठीक है, हम तो अपना तोड़ेंगे, तुम जाओ। ठीक है, इधर बंटवारा का मतलब इधर अगर विवाद व्यक्ति और व्यक्ति से मतलब है, इसमें राज्य इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अब यहां की बात की जाती है लड़ाई झगड़े की। तुमने लड़ाई झगड़ा का मतलब क्या, व्यक्ति और राज्य। तुम कहो लड़ाई मैंने की यहां गेट के बाहर, लड़े तो हम दो ही लोग, व्यक्ति व्यक्ति नहीं, राज्य इंक्लूड है। अगर राज्य का अच्छा शासन होगा तो तुम लड़ ही नहीं सकते हो, तुम्हें डर सताएगा पुलिस का। अगर लड़ेंगे ना तो फिर जेल होगी। इधर अगर समझिए, इधर यहां पर राज्य इंक्लूड है, इधर ध्यान दे, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है, राज्य का। अगर यहीं पर बात कर ले, सबसे पहले पूछ लिया जाता है, जैसे चोरी हो गई, अगर राज्य ने अच्छा शासन किया होता तो चोरी होती नहीं। पहले चोरी होती थी, अब हो रही इतनी नहीं हो रही, अरे कम हो रही। इधर मेन चीज क्या है, इधर ध्यान दे, यहां पर व्यक्ति और व्यक्ति है, यहां पर व्यक्ति और हो गया टाइम।